बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। क्या हुआ? ये आज दूध कम क्यों है? होमवर्क करते हुए अम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो बाजी, आज फिर हवेली वालों ने सारा दूध खरीद लिया। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों के घर देने आ गया, वरना बाकी लोगों को तो आज दूध दिया ही नहीं। दूध वाले ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई? मगरिब की नमाज पढ़ती दादी ने तेजी से सलाम फेरा। हवेली वाले तुम्हारे ज्यादा सगे लगते हैं, जो तुम अपने सालों से लगे हुए ग्राहकों को हर दूसरे दिन तकलीफ देते हो। और इतने दूध का वो लोग करते क्या हैं? आखिर वहाँ कौन कौन रहता है? नजर तो कोई नहीं आता। दादी बड़बड़ा रही थी। अरे अम्मा, हमें क्या, कोई भी रहता हो, वैसे भी उनसे मोहल्ले वालों को कभी कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अम्मी दरवाजा बंद करते हुए बोली। हाँ, तकलीफ जरूरी थोड़ी है, सिर्फ सताने से तकलीफ होती हो तो हजारों तरीके होते हैं दिल जलाने के। दादी मुसलसल बड़बड़ा रही थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई, मगर मैंने महसूस कर लिया। हवेली वालों का जिक्र हो तो दादी का तिल मिलाना लाजमी है। ये कोई आज की बात नहीं, बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा था। मुझे बच्चा समझकर मेरे घर वाले अक्सर ऐसी बातें मेरे सामने दोहरा लेते थे, जो कि काफी मुतनाज़े हो सकती थी। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 की थी, मगर मेरा जहन मेरी उम्र से कहीं आगे था। दादी जान की हवेली वालों से यकतरफा दुश्मनी हमेशा से थी, कम से कम मेरी उम्र से कहीं पहले से। और इसकी वजह मेरे मरहूम दादा जान की शदीद हुस्न परस्ती और इश्क मिजाजी थी। अम्मी और अब्बू अक्सर कॉरिडोर में और कभी साफ साफ आपस में ये तस्करा निकाल लेते थे कि दादा जान और दादी में कभी लड़ाई झगड़ा होता तो इसका सिर्फ कोई खातून ही मरकज होती थी। दादा जान सारी उम्र इश्क पेशा ही रहे, कभी जज्बाती तो कभी अमली तौर पर। हालांकि दादी अपनी जवानी में काफी पुरकशिश हुआ करती थी। उनका हाल उनके शानदार माजी की तरह साफ अक्कासी करता था, मगर दादा जान की आतिश शौक कभी सर्द न हो सकी, उनके बुढ़ापे तक में नहीं। शुक्र है मेरे अब्बू में उनकी ये आदत मुंतकिल नहीं हुई, वरना जाने क्या होता। दादी भी जज्बा रकाबत में इतनी ही साबित कदम रही जितनी खवातीन पर दादा हुजूर का दिल आता गया। दादी उनसे तमाम उम्र की दुश्मनी पालती रही। अब किसी बेचारी खातून को तो इल्म नहीं था कि उनकी गायबाना तारीफ पर दादी दिन रात मुसल्ले पर बैठकर उनको बद्दुआएं दिए जाती। हवेली से तो दादी को इतनी परखाश थी कि उनका बस नहीं चलता था कि किसी जालिम हुक्मरान की तरह उसकी ईंट से ईंट बजा देती। सुना था कि दादा जान ने किसी जमाने में इस हवेली की किसी इंतहाई हसीन औरत की एक झलक देख ली और बस लगे दिन रात हवेली के चक्कर काटने। वैसे तो इस तरह के सैकड़ों झटकों का दादी ने सामना किया था, मगर इस मर्तबा बात मुख्तलिफ थी। दादा तो जैसे दीवाने हो गए थे, बस नहीं चलता था कि क्या कर बैठे। दिन रात उस औरत की एक झलक देखने को तपती दोपहरों और सर्द रातों में हवेली के गिर्द मंडलाते रहते थे। इस कदर बेकरार हो गए थे कि अपनी बहन यानी अब्बू की फुप्पो की मिन्नतें करते थे कि उनका रिश्ता उस औरत के लिए ले जाएं, वरना वो जहर खा लेंगे। दादी ने न जाने उस वक्त ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया। शायद मेरे अब्बू और मेरी फुप्पो की वजह से, जो उस वक्त तकरीबन इसी उम्र के थे जो अब मेरी और छोटी बहन अंबर की होगी। फिर न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, दादा ने अपनी जिद और हवेली के फेरे लगाने छोड़ दिए, मगर उनके जहन और दिल से वो औरत कभी नहीं निकल सकी। अपनी आखिरी उम्र तक उसके तस्करे पर वो शाहरुख खान की तरह सचमुच हकलाने लगते थे। बरसा बरस गुजर गए, दादाजी दुनिया छोड़कर चले गए अपनी रंगीन मिजाजी की कई निशानियों के साथ। मगर अब्बू जवान हुए, मैं और अंबर पैदा हुए और हवेली पर वक्त ने बहुत सारी गर्द छोड़ दी। रानी के बाबा, मैंने उन लोगों को हाँ कहलवा दी है। 2-1 दिन में वो रानी को देखने आएंगे। रानी की माँ ने चूल्हे में लकड़ियां सुलगाते हुए रानी के बाप को इत्तला दी, जो आलती पालती मारे बैठा न जाने किन सोचों में गुम था।
میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ لڑکے والوں کو رانی دیکھنے کو نہ آنے دینا۔ رانی کا باپ سنتے ہی بھڑک گیا۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ رانی کی ماں بھی غصے میں آ گئی۔ بھلا لڑکی کو دیکھے بھالے بغیر بھی کوئی بیاہ کر لے کے جاتا ہے؟ اپنی لڑکی کی صورت دیکھی ہے تو نے؟ کوئی من بھر سونے کے ساتھ بھی اس کو مشکل سے ہی اپنائے گا، اور یہاں تو کیل بھی نہیں ہے دینے کو۔ تو کیا رانی صرف میری لڑکی ہے، یا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی شکل بنائی ہے؟ رانی کی ماں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تو نے ہی جنا ہے اسے، نہ جانے کیا کھا کر، جتنی منحوس خود ہے اتنی میری زندگی ہی کر دی ہے۔ رانی کا باپ روز کا قاعدہ دہرانے لگا، ہاں مجھ سے شادی سے پہلے تو بڑا راجکمار تھا تو، جنموں کا سپیرا ہے، چل پیدا میں نے کیا ہے تو بہانا تو تیری ذمہ داری ہے، کیل نہیں ہے جہیز کے نام پر تو ڈوب مر جا کر۔ رانی کی ماں برابر بڑبڑانے لگی۔ کوٹری نما کمرے میں پڑی رانی کے کانوں میں یہ مذاکرات بآسانی جا رہے تھے۔ کئی سالوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جب سے رانی 15 کی ہوئی تھی تب سے لڑکے والے اسے دیکھنے آ رہے تھے، مگر 20 سال کی ہونے کے باوجود کہیں بات نہ بنی تھی۔ وجہ رانی کی صورت تھی، گہری سانولی رنگت تو اس کے تمام ناتے والوں کی سانولی ہی تھی۔ مرد یا تو سپیرے تھے یا چھوٹے موٹے مزدور۔ سورج دیوتا سے ان کی دن بھر آنکھ مچولی چلتی تھی، رنگ مزید تپ جاتا تھا۔ عورتیں سبزی اگاتی، توڑتی، اپنے کھلے صحنوں میں کام کرتی، 13-14 کی ہوتے ہی بیاہ ہو جاتا، ڈھیروں بچے ہوتے، اور سب رنگ روپ چند سالوں میں نہ جانے کب بے وفائی کر جاتا۔ مگر رانی کی تو شان ہی نرالی تھی۔ وہ شام رنگ نہیں بلکہ شب رنگ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ناک نقشہ گزارے سے بھی کم تھا، مگر ایک چیز سب پر بازی لے گئی تھی۔ رانی کا پتا نسلوں سے سپیرا تھا، نہ جانے کن کن جنگلوں میں رات دن بھٹکتا اور انتہائی نایاب سانپ پکڑتا اور پھر ان کو اپنی سوئی ہوئی قسمت کے مطابق انتہائی کم داموں میں بیچ دیتا۔ سانپوں میں زندگی گزار کر اس کا مزاج انتہائی زہریلا ہو گیا تھا اور زبان ہر وقت ڈسنے کو تیار رہتی تھی۔ اس کا باپ دادا، شاید ان کے باپ دادا بھی سپیرے ہی تھے۔ رانی کے پتا کو سانپوں کی اتنی اقسام یاد تھیں کہ کیا کسی کو اپنی محبوب کے نقش و نگار بھی یاد ہوں گے؟ رانی اس کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اپنی باتوں کے برعکس اس کے دل میں رانی کی بڑی محبت تھی۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ رانی کا بیاہ ہو جائے اور وہ اپنے سسرال چلی جائے۔ جب رانی جنم لینے والی تھی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور گھنے جنگلوں میں بھٹک رہا تھا، کسی قیمتی نایاب سانپ کی تلاش میں۔ سانپ ملا، کالا سیاہ، بھیانک، کوئی گز بھر لمبے پھن والا۔ وہ کوشش کے باوجود اس سے پکڑا نہ گیا، مگر اپنی جان بچانے کے لیے اس سانپ کو مارنا پڑا۔ بڑا جان لیوا مقابلہ ہوا تھا، مگر رانی کا باپ جیت گیا۔ سانپ کو ختم تو کر دیا، مگر گھبراہٹ میں ایک غلطی کر بیٹھا۔ اپنے باپ دادا کی زندگی بھر کی سکھائی ایک نصیحت بھول گیا، جب بھی سانپ کو مارو اس کا سر کچل دو، خاص کر اس کی آنکھیں۔ مگر وہ مقتول سانپ اس قدر بھیانک اور دبنگ تھا کہ رانی کا باپ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ خوف زدہ ہو گیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر پہنچ کر بھی کئی راتیں سو نہ سکا۔ ہر سرسراہٹ پر اس کو لگتا شاید سانپ کی ناگن بدلہ لینے آ پہنچی۔ ناگن خود بخود نفس نفیس تو کبھی نہ آئی، مگر جب رانی پیدا ہوئی تو پیدائشی طور پر اس کے گہرے سانولے چہرے پر ایک عجیب و غریب برتھ مارک تھا۔ اس کے داہنے گال پر تھوڑی تک ایک شبیہ تھی، ایک سانپ کی شبیہ۔ اسکول سے واپس گھر جاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال لہرایا اور میں نے فوراً اس پر عمل بھی کر دیا۔ برسوں سے ذہن میں پکتی اب ابل کر باہر گرنے لگی تھی۔ حویلی میں برسوں پہلے رہا کرتی ایک حسین و جمیل عورت، جس کی ایک جھلک نے بیوی بچوں والے میرے دادا کو بے قرار کر دیا تھا، جس میں نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا، مگر ان کے اندیکھے مکین 20-20 کلو دودھ خرید لیا کرتے تھے۔ مجھے اور امبر کو اسکول کے علاوہ اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور حویلی کا تو نام لینا بھی ہمارے گھر میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔
कल अम्मी और दादी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मेरे दिल में एक शदीद जुस्तजू ने जन्म लिया। उस वक्त मुझे पुरस्रार कहानियां बहुत पसंद थी। बचपन तो अक्सर बेखौफ होता है। अंबर रोज मेरे साथ स्कूल जाती थी, मगर कल रात उसको तेज बुखार हो गया तो आज मैं अकेला ही, और मैंने इस मौके से फायदा उठाने का पक्का इरादा कर लिया। कोई 15-20 मिनट चलने के बाद मैं हवेली के सामने खड़ा था। हवेली दूसरे घरों से हटकर बनी हुई थी, बिल्कुल अलग थलग। वो बिल्कुल शानदार नहीं थी, बल्कि उसको हवेली के बजाय किसी हवेली का खंडर कहना ज्यादा मुनासिब था। बहुत पुरानी इमारत, हाँ, उसका रकबा बहुत ज्यादा था। उजाड़ लॉन दूर तक फैला हुआ था। मैं घास पर चलता इमारत के करीब आ गया। कदीम अंदाज का घर, तंग सीढ़ियां, बेहद तंग बालकोनियां जिनके आगे भद्दी रीलिंग लगी हुई थी। मुझे हवेली ने कतन मरूब नहीं किया, लेकिन मुझे मशहूर कर दिया। मैं देर तक खड़ा बंद दरवाजे को तकता रहा। कई मर्तबा कोशिश की कि दस्तक देकर देखूं कौन खोलेगा दरवाजा। क्या वो खातून जिन पर दादा, लेकिन वो तो अब बहुत बूढ़ी ही हो गई होंगी, और क्या पता दुनिया में ही ना हो। और फिर मैंने एक फैसला किया। कोई और समझता या नहीं, रानी के बाप ने उस पर एक नजर डालकर ये बात जान ली थी कि रानी के चेहरे पर बनी वो सांप की छवि बेवजह नहीं हो सकती। रानी के पिता ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। उसकी अगली पिछली कई नस्लों में कोई चंद लफ्ज भी नहीं पढ़ सका, मगर उसको एक यकीन सा था। उसका वजदान कह रहा था कि रानी कोई आम लड़की नहीं, सांप भी हो सकता है। अपनी झलक रानी के चेहरे पर छोड़कर उससे इंतकाम लिया हो, मगर जो सांप इस कदर दराज दस्त हो, वो अपनी माँ के पेट में मौजूद बच्ची के चेहरे को अपना आईना बना ले, उसका इंतकाम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होगा। आने वाला वक्त न जाने कौन सी घटना साथ लाने वाला था। रानी के साथ कौन सी तिलिस्म होशरुबा जुड़ने वाले थे, वो नहीं जान पा रहा था। हाँ, उसके कहीं बहुत अंदर कोई उसको दहला रहा था, वार्न कर रहा था। जब तक रानी कम उम्र थी, उसके पिता ने मजबूरन उसकी तरफ से आंखें बंद किए रखी, मगर जब रानी की दोनों छोटी बहनें भी अपने ससुराल चली गईं, तो वो अनजानी शर्मिंदगी से उसकी तरफ नजर नहीं उठा पाता था। रानी की सब सहेलियां अपने घरों की हो गई थी। रानी का चेहरा मजीद कमला हो गया था। वो आईने में शक्ल देखती तो खुद को ही ना देख पाती। भला मुझसे कोई क्यों ब्याह करेगा? मुझे तो खुद से डर लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते। रानी का बाप अपनी मर्दाना फितरत और अपनी जहालत से मजबूर था। वो सब जानते बूझते भी रानी की माँ से रात दिन झगड़ता। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का उसके पास सिर्फ एक यही जरिया था। तू बाहर निकली थी ना सैर सपाटे को, जब रानी तेरे पेट में थी। चांद गिरहन था उस रात को। कितना रोका था मेरी माँ ने तुझको। अब भुगत नतीजा। वो ठाठ से सारा इल्जाम रानी की माँ पर धर डालता, और वो गरीब चूंकि असल वजह से लाइल्म थी, शर्मिंदगी से सर डाल देती। लड़के वाले आए, रानी के दीदार का शर्फ हासिल किया और उल्टे पैरों वापस लौट गए। कानों को हाथ लगाते, ना बाबा ना, कौन चलती फिरती नागिन को अपने घर लेकर जाए। लड़की की माँ ने उसी वक्त ना का कहलावा भिजवा दिया। रानी उस रात पल भर भी ना सो सकी। सो तो उसका बाप भी ना सका था। रिश्ता ना हो सकना अलग बात है, मगर इस तरह के दिल में छेद करने वाले जुमले सुन सुनकर वो थक चुकी थी। मुझे नहीं करना ब्याह, रानी ने खुद से फैसला किया। अब झांक कर भी देखे कोई इस घर में। मैं खुद थूकती हूँ सब पर, मगर पूरी जिंदगी इस तरह अकेले कैसे? कोई तो हो बातें करने वाला, प्यारी प्यारी कहानियां किस्से सुनाने वाला, दिल बहलाने वाला और तारीफ करने वाला। वो जाने क्या क्या सोच रही थी। शायद पूरे चांद की रात आने वाली थी। पूरे घर बल्कि पूरी बस्ती में सिर्फ उदास सन्नाटा था। लोग अपने घरों में बंद बेखबर सो रहे थे, मगर रानी कब से अपने पलंग पर पड़ी चांद को तक रही थी। कितना सुंदर है, कितना गोरा। चांद पर भी तो दाग है, मगर उसके हसीन चेहरे पर तो दाग भी सजता है, जैसे किसी गोरी चिट्टी लड़की के गाल पर काला तिल। दरवाजा बजा तो वो बुरी तरह चौंक गई। कौन है? मैं बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ा।
बल्कि दौड़ पड़ा। न जाने क्यों हवेली का जायजा लेते लेते एक अजीब खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। नहीं नहीं, मैं कभी इधर नहीं आऊंगा। क्या पता यहाँ कोई बच्चों को खा जाने वाला भूत रहता हो। अम्मी की सुनाई गई कहानियां मेरे जहन में घूम रही थी। जब अपने घर के सामने पहुंचा, मेरी सांस में सांस आई, मगर चंद दिन के बाद जैसे मुझे कुछ होने लगा, जैसे मुझे कोई पुकारने लगा। हवेली मुझे अपनी तरफ खींचने लगी थी और उसकी आवाज में रोज बरोज शिद्दत आने लगी थी। सोते जागते मुझे हवेली, उसका बंद दरवाजा, उसका उजाड़ लॉन पुकारने लगा। आओ, सिर्फ एक मर्तबा आओ तो सही, अंदर आओ, अंदर आकर देखो, देखो कौन है अंदर। और फिर एक दिन, अरे बाबा, दरवाजे पर रानी का बाप था। वो पिछले कई दिनों से जंगल गया हुआ था सांप का शिकार करने। बाबा, रोटी लाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं, तेरी माँ कहाँ है? बाबा कुछ अजीब से मूड में लग रहा था। माँ सो रही है अंदर। तुम सच कह रही हो रानी के बाबा? रानी की माँ की आवाज में सख्त हैरत उतर आई थी। अरे हाँ हाँ, ये सांप अनमोल है, कई सदियों में पैदा होता है और फिर सदियों जीता है। अगर इसकी सही कीमत लग गई तो समझ वारे न्यारे हो जाएंगे, और फिर मैं रानी का ब्याह कर दूंगा, घर भर कर दहेज दूंगा, लड़के वालों को मुंह मांगा। उसके बाप की आवाज में ऐसा जोश था जो रानी ने पहली मर्तबा सुना था। ये सांप देवता है, इसमें मधुवश होता है। अगर ये किसी मर्द को काटे तो उसका कांटा पानी नहीं मांगता, लेकिन अगर ये किसी औरत को डस ले तो वो औरत दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाती है। वो सदियों जिंदा रहती है और हमेशा जवान रहती है। रानी दरवाजे से कान लगाए दम साधे ये अलिफ लैला की कहानी सुन रही थी। अगर इस सांप के अच्छे दाम लग गए, चिड़ियाघर वालों ने अगर इसे खरीद लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। रानी के बाप की आवाज में अजीब सी आस उतर आई थी। क्या वाकई इस सांप की काटी औरत मरती नहीं, सदियां जीती है, वो भी हसीन सूरत वाली बनकर? रानी की माँ ने तमाम जिंदगी सांपों में गुजारने के बावजूद जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा सुना था। अरे हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर रानी के पिता ने आगे कौन सी राम कथा सुनाई, रानी को बिल्कुल पता नहीं चला। उसकी सुई तो बस यहाँ अटक गई थी। इस सांप की काटी हुई औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाती है। उसकी नजरें बाबा के हाथ में पकड़ी पिटारी पर गड़ी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मेरे कानों में आज फिर हवेली के सामने खड़ा था। न जाने न चाहते हुए भी मेरे कदम मुझको जैसे यहाँ घसीट लाए थे। मैंने बड़ी हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। काफी देर इंतजार के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शुक्र है मैंने सुख का सांस लिया और वापसी के लिए पलटा। मगर ऐन उसी वक्त, ओह, मैं जैसे सांस लेना भूल गया। आ जाओ, वो मुस्कुरा रही थी। अंदर आ जाओ। रानी की माँ, मैं शहर जा रहा हूँ सांप का सौदा करने, देर से लौटूंगा, तो इस कमरे में किसी को मत जाने देना। रानी के कानों में अपने बाप की आवाज पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा, तेज तेज धड़कने लगा। सुबह से दोपहर हो गई। रानी का बाप वापस ना लौटा। रानी बेकरार सहन के चक्कर काटती रही। माँ तो जैसे खुद से सांप बनकर कमरे का पहरा दे रही थी। क्या करूं? न जाने कितनी मर्तबा रानी ने खुद से ये सवाल किया, और फिर किस्मत का लिखा वो सफा खुद ब खुद खुल गया, जिसके खुलने का वक्त आज लिख दिया गया था। रानी, मैं नदी पर नहाने जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊंगी। तू इस कमरे का खास ख्याल रखना, कोई आ जाए तो अंदर न जाने देना। हाँ हाँ अम्मा, तू फिक्र न कर, रानी ने बेताब होकर कहा। कांपते हाथों से रानी ने पिटारी पर से कपड़ा हटा दिया। वो गुमसुम हाथों में पिटारी थामे कितनी देर तक खड़ी रही। पिटारी के अंदर की लर्जिश साफ महसूस हो रही थी, जैसे अंदर कोई चीज रींग रही हो, हिल रही हो। आहिस्ता आहिस्ता उसने पिटारी का ढक्कन हटा दिया। अंदर मौजूद चीज एक झटके से फिनकार कर उसके सामने आ गई। एक गहरे सुनहरी सोने जैसे सांप ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी।
उफ! उसने आहिस्ता से सांप को पकड़ लिया। दोनों मुकाबिले एक दूसरे को तकते रहे, घूरते रहे। रानी ने आहिस्ता से अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। सांप कसमसा गया, एकदम ऐन उसी जगह जहां पहले से ही सांप की छवि बनी हुई थी, रानी के चेहरे पर डस लिया। मैं गुमसुम बैठा उसको तक रहा था। उस कम उम्री और नादानी में भी उस हसीन चेहरे से नजर हटाना नामुमकिन लग रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं थोड़ी देर को अपना नाम भी भूल गया। अशर, बड़ा अच्छा नाम है। दूध पियोगे तुम? नहीं, मैंने नाक चढ़ाकर कहा। दूध मुझे गंदा लगता है, मैं घर में भी दूध नहीं पीता। अम्मी बहुत डांटती हैं इस बात पर। अच्छा, मगर क्या करें, मेरे घर में तो दूध के अलावा कुछ और खाने को होता ही नहीं है, उसने कहा। ओह, मुझे हैरानी हुई जब ही तो आप इतनी गोरी हैं। वो जोर से हंसने लगे, उसके मोतियों जैसे दांत चमकने लगे और मैं फिर खो गया। अरे आंटी, वो क्या है? मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। कमरे के दरवाजे पर कोई चीज रेंग रही थी। सांप, एक बारीक सुनहरा सांप। अरे डरो नहीं, इसने इत्मीनान से सांप को उठा लिया जैसे कोई खिलौना हो। ये तो मेरा दोस्त है, यूं समझो मेरा बेटा ही है, जैसे तुम अपनी अम्मी के बेटे हो। और वाकई मुझे उस सांप से कोई खौफ न महसूस हुआ, जैसे वो कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हो। मैं इत्मीनान से बैठा उससे बातें करता रहा। काफी देर के बाद मैं जैसे नींद से जाग गया। अच्छा आंटी, मैं अब चलता हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा अशर, उसके लहजे में उदासी आ गई। फिर कब आओगे? उसने बेताबी से पूछा। जल्दी आऊंगा, जरूर आना, मैं रोज इंतजार करूंगी। अरे आंटी, दरवाजे पर पहुंचकर मुझे ख्याल आया, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम? उसके हसीन होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। रानी। बस कर दे रानी की माँ। रानी के बाप ने रो रो कर हलकान होती रानी की माँ को एक मर्तबा फिर तसल्ली दी। काश मैं रानी को छोड़कर नदी पर ना जाती। अरे मुझे क्या खबर थी, मैं बिल्ली को दूध का रखवाला बनाकर जा रही हूँ। तेरा कोई दोष नहीं, ये ना होता तो कुछ और हो जाता। रानी का बाप खलाओं में जाने क्या तलाश कर रहा था। रानी ये होनी अपनी जन्म कुंडली में लिखवा कर लाई थी। न जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। रानी की माँ सुबह तक तड़पती रही। वो सुखी होगी, जब तक जिएगी सुखी रहेगी। रानी के बाप ने खोखली सी आवाज में जैसे खुद को तसल्ली दी। उसे अब भूल जा, वो वापस कभी नहीं पलटेगी, पलट ही नहीं सकती। वो अब ना इंसान है ना मुकम्मल सांप, लेकिन अब वो अपना बाकी जीवन सांपों के साथ ही बताएगी, सिर्फ सांपों के साथ। अरे अशर, मेरे छोटे से दोस्त, वो मुझको देखकर बहुत खुश हो गई। बड़े दिनों बाद आए हो? जी आंटी, दिल तो रोज करता था, मगर बाहर निकलने की इजाजत मुश्किल से मिलती है। मेरी नजरें उसके चेहरे का तवाफ करने लगी। क्या देख रहे हो? वो समझते बूझते हुए शरारत से मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं, मैं झिझक गया। आप पर यह साड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैंने उसके सुनहरी बॉर्डर वाली स्याह साड़ी का पल्लू थाम लिया। आज आप इतनी तैयार क्यों हैं? कहीं जा रही हैं? मैं? नहीं तो, मैं तो कहीं नहीं जा रही। अरे आंटी, इतना दूध मेज पर पड़ा हुआ है, इतना बड़ा सा बर्तन दूध से लबालब भरा हुआ था। आज आप क्या न्याज दिलवाएंगी? अरे नहीं, वो बेसाख्ता हंसने लगी। आज पूरनमाशी की रात है, आज मेरे घर मेहमान आएंगे। वो क्या होता है? मैंने हैरत से पूछा। इस किस्म की रात मेरे लिए नई थी। आज पूरे चांद की रात है। थोड़ी देर में उसके घर में मुख्तलिफ साइज और रंगत वाले मेहमानों की आमद शुरू हो गई। न जाने कहां कहां और किन किन कोनों से इतने सांप बरामद होने लगे कि गिनना मुश्किल था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि मुझे उनसे कतन खौफ महसूस नहीं हो रहा था, ना ही उन्होंने मुझ पर किसी इल्ताफात की नजर डाली। आराम से दूध के बर्तन के पास जमा हुए और बाद जमात दावत उड़ाने लगे। मैं और वो सोफे पर बैठे दिलचस्पी से सांपों को देखते रहे। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो चंद दिए उठा कर ले आए। झिलमिलाते शोलों के पीछे उसके हसीन चेहरे ने आज रात के मुकम्मल चांद को भी पीछे छोड़ दिया था। आंटी, आपके घर लाइट नहीं है क्या?
اس کو کمرے کے مختلف حصوں میں دیے رکھتے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ چونک پڑی۔ نہیں، میرے گھر میں بجلی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور میرے دوست اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیے تو میں تمہارے لیے لائی ہوں، وہ سانپوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چند ہی لمحوں میں برتن خالی ہو گیا اور تمام سانپ واپس نہ جانے کہاں روپوش ہو گئے۔ آنٹی، میں جیسے ٹرانس سے باہر آ گیا۔ یہ اتنے سارے سانپ! کچھ مت پوچھو اشر، اس کے لہجے میں کرب اتر آیا۔ تم نہیں سمجھو گے، بس وعدہ کرو کبھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے، اور ہاں، نہ کبھی یہاں آنا چھوڑو گے۔ اس نے التجا کی۔ مدتوں کے بعد کسی انسان کو محسوس کیا ہے، اس سے باتیں کی ہیں، ورنہ تو جیون پھنکارتے اور رینگتے ہوئے ہی بیت گیا۔ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، پرومس آنٹی۔ ارے واہ، وہ کیا ہے؟ ڈیوٹی سے واپس گھر جاتے ہوئے جمیل چوکیدار کی نظر ایک سرسراتی ہوئی چیز پر ٹھہر گئی۔ ارے ارے، اس نے جلدی سے لاٹھی مضبوطی سے پکڑی۔ یہ تو سانپ ہے۔ جمیل کے پہلے ہی وار نے سانپ کا کام تمام کر دیا، مگر اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر ڈنڈے مار مار کر سانپ کو کچل دیا۔ گہرا سنہری سونے جیسا سانپ، اتنا آسان ہدف بالکل بھی نہیں تھا، مگر ایک تو بیچارہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، کوئی 150 سال، اور پھر آج بہت جلدی میں تھا۔ آج اپنے وقت مقررہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں صبح ہو جاتی اور پورن ماشی ختم ہو جاتی۔ وہ کہیں پہنچنے کی دھن میں مگن تھا، اسی لیے جمیل چوکیدار کا نشانہ خطا نہ ہو سکا اور سانپ بیچارہ مارا گیا، ورنہ وہ وعدہ خلاف ہرگز نہ تھا۔ مجھے اس سے کیے ہوئے وعدے کو زیادہ دنوں تک نہیں نبھانا پڑا۔ اگلے ہی دن دل کے ہاتھوں بری طرح مجبور ہو کر میں بہانے بناتا گھومتا گھماتا حویلی کی طرف چل نکلا، مگر وہاں پہنچ کر بری طرح چونک گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج حویلی کا اجاڑ لان سنسان نہیں پڑا تھا، بلکہ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ بآواز بلند نہ جانے کیا تبصرے کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دودھ والے کی پرجوش آواز پہچان لی۔ جی جی، ویسے تو سالوں سے ایک ہاتھ ہی باہر نکلتا تھا دودھ لینے اور پیسے دینے کے لیے، مگر جب آج میں یہاں پہنچا تو دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں نے بڑی دیر آوازیں لگائی مگر کوئی جواب نہ آیا، تو میں ڈرتے ڈرتے اندر چلا گیا تو سامنے ہی میں نے دودھ والے کی پوری بات ہی نہیں سنی۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ سیاہ ساڑی، سنہری پلو والی ساڑی! تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس کوئی وجود فرش پر بے سد پڑا تھا، یقیناً مردہ، لیکن یہ وہ تو نہیں، وہ تو کوئی انتہائی مکروہ صورت بوڑھی عورت کی لاش تھی۔ میں اس کے اور قریب پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس عورت کے سیاہ چہرے پر مزید گہرا ایک نشان تھا، عجیب سا، سانپ جیسا۔ گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شاید یہ عورت گھر میں اکیلی رہتی تھی، بالکل اکیلی۔ کوئی صدیوں پرانا قصہ، کوئی بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آئی روایت ہو سکتا ہے، محض آدھی سچ اور آدھی من گھڑت۔ کوئی گہرا برسوں پر محیط عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، ایک خیال، ایک تحقیق جو کافی عرصے سے گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ آواز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صدیوں پہلے بولے گئے الفاظ کبھی نہیں مرتے، بلکہ اس دنیا میں ہی کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، اس کائنات میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو یہ ریسرچ سچ ثابت ہو جاتی اور رانی کے ماں باپ کے برسوں پہلے ہونے والی وہ گفتگو جو رانی نہ سن پائی تھی وہ ریورس کی جا سکتی، تو کیا سامنے آتا؟ رانی نے اپنے باپ کی بات صرف وہاں تک سنی جہاں تک اس سانپ کی کاٹی عورت کے سندر بن جانے کا تذکرہ تھا۔ اس کے آگے کیا کہا گیا اس کی سماعت نہ سن پائی۔ اس کے کان اس کی قسمت کے لکھے نے بند کر دیے تھے۔ رانی کی ماں جس عورت کو یہ سانپ دیوتا ڈس لے، وہ دنیا کی سب سے سندر عورت بن جاتی ہے۔ وہ عورت صدیاں جیتی ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے، ہر سال اسی تاریخ کو سانپ اس کو ڈسنے آتا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو کبھی سانپ نہ آ سکے تو رانی کی ماں کی ڈری ہوئی آواز گونجی، تو وہ رات اس عورت کے جیون کی آخری رات ہوگی، لیکن وہ سانپ ضرور آتا ہے، چاہے اس کو کتنی ہی گھٹنائی سے گزرنا پڑے۔ ڈسے بغیر نہ عورت کو چین پڑتا ہے نہ سانپ کو۔
ये डंक असल में सांप देवता का सिंदूर होता है। एक बार काटने के बाद फिर वो किसी मर्द को उस औरत के करीब फटकने भी नहीं देता। धन दौलत, पहनना ओढ़ना, उसको सब कुछ मिलता रहता है। नहीं मिलता तो शौहर का सुख, बच्चों की खुशी। सांप फिर किसी मर्द को उसे छूने नहीं देता। हाय राम! रानी की मां ने दिल पर हाथ रख लिया। तो ऐसी सूरत का क्या फायदा कि फेरों के बिना ही विधवाओं जैसी उम्र बितानी पड़े। ऐसा ही है रानी की मां, ऐसा ही है। कभी कभी जीवन जीवन नहीं रहता, पहेली बन जाता है। रानी का जीवन भी शायद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।